नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 5 की पंचायत। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। 5 की पंचायत में आज हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिस मुद्दे की चर्चा आपने पहले भी सुनी होगी और फिर उस मुद्दे को लेकर आपको कई लोग कई तरह की बातें कहते हुए मिलेंगे। कोई सीधी बात करेगा, कोई कुछ ना कुछ घुमा करके उसको जायज ठहराएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अवैध घुसपैठ। जो अवैध घुसपैठ का मुद्दा है, यह कोई नया मुद्दा तो नहीं है, क्योंकि 1947 के बाद से ही, जब से 1947 में भारत का विभाजन हुआ, आजादी से पहले, ठीक पहले, उसके बाद से अवैध घुसपैठ जो पड़ोसी देश हैं वहां से होते रहे। 1971 की कहानी अलग से आई। 1971 में किस तरह से जो खास तौर पर अल्पसंख्यक वहां पर थी आबादी, वो तो आई ही, लेकिन वो शरणार्थी के रूप में आए। सवाल यह है कि जो कुछ लोग शरणार्थी और घुसपैठिए दोनों की तुलना कर देते हैं, वो तुलना कितना गलत है, क्योंकि घुसपैठियों में और शरणार्थियों में अंतर है। और ये जो घुसपैठिए आते हैं, आपने रोहिंग्या घुसपैठियों के बारे में, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में तमाम खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी। ये सिर्फ वहां की आबादी को नहीं बदलते हैं, बहुत कुछ बदल डालते हैं। वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां का रहन सहन, वहां की सोच, वहां की पूरी जिंदगी, सब कुछ बदल जाती है। और इसी को एक आवाज देकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बोला कि पहले पश्चिम बंगाल में, ये वही पश्चिम बंगाल है जहां पर रविंद्र संगीत की गूंज सुनाई पड़ती थी, और अब वहां पर बम और बारूद के धमाकों की गूंज सुनाई पड़ती है। तो जो घुसपैठ है वो कितना खतरनाक हो सकता है, ये जो कई राज्य सीमावर्ती राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, असम है, बिहार है, झारखंड है, वहां पर तो ये नासूर के रूप में बिल्कुल दिखाई देने लगा है। और वो चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरह से वहां पर इसका असर पड़ रहा है। अपराध के ग्राफ की बात करें या तमाम तरह की बातें करें, झारखंड विधानसभा चुनाव में तो ये बड़ा मुद्दा भी है। लेकिन जरा सोचिएगा कि कौन है जो इसको संरक्षण देते हैं, कौन है जो कुछ ना कुछ बहाना बना करके इसको जायज ठहराते हैं। शरणार्थियों से तुलना कर देंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं घुसपैठ तो है नहीं, कहाँ है घुसपैठिए। लेकिन घुसपैठ है, और ये आंकड़े बताते हैं, अपराध भी बढ़ रहे हैं, तमाम चीजों में इन घुसपैठियों की भागीदारी होती है, रोहिंग्या घुसपैठी हो, बांग्लादेशी घुसपैठिए हों। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि एक तरफ तो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक आबादी है, हिंदू आबादी है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, और दूसरी तरफ भारत के विभिन्न हिस्सों में घुसपैठ। योजना क्या है, मंशा क्या है, कौन सी सोच है, इस सोच को खाद पानी कौन दे रहा है, इन सब पर बात करेंगे 5 की पंचायत में। लेकिन पहले जरा देखिए, जो मैंने अभी कहा कि कुछ लोग सीधी सीधी बात करेंगे, कुछ लोग थोड़ा बहाना काटेंगे, कन्नी काटेंगे, घुमा फिरा कर बातें करेंगे। पहले जरा नेताओं की बातें सुन लीजिए। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो, तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं, वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, कैसे वो लोग घुसपैठ कर रहे हैं, ये केंद्र को जवाब देना चाहिए, उनकी होम मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए, उन्हें रिजाइन करना चाहिए कि भाई आप देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप राज्य सरकार पर थोप रहे हैं। और जो भी घुसपैठी है वो असम के रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं, और असम के मुख्यमंत्री झारखंड में आके आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। आपने देखा है झारखंड सरकार का कानूनी पत्र, जहां में ये लिखा गया है कि घुसपैठी आते हैं, मद्रासा में उनका ट्रेनिंग होता है, आधार कार्ड बना दिया जाते हैं,
तमाम बातें अभी सामने आ रहा है। हमारा यही मानना है कि ये चुनाव का बाद बीजेपी सरकार बनेगा और हम लोग संथाल परगना में एनआरसी भी बनाऊंगा और घुसपैठी को बाहर भी करूंगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के अंडर में है, मुख्यमंत्री के अंडर में तो है ही नहीं। बॉर्डर पे ममता बनर्जी की पुलिस नहीं खड़ी है, अमित शाह जी आपकी आर्मी खड़ी है। अगर घुस रहा है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, बजाय इसके कि आप शर्मिंदा हों, आप दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल जिस अराजकता की ओर बढ़ रहा है वो निश्चित रूप से जनता के बीच एक ऐसा संदेश जा रहा है कि सत्ता का बैताल माथा पर चढ़ गया है। ये सब कहाँ से ज्ञान लाते हैं बीजेपी वाले? ये सब को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बहुत पाकिस्तान और बांग्लादेश घुसपैठी करते हैं। ये सब बांग्लादेश पाकिस्तान चले जाएंगे, भारत शांति से रहेगा। विश्व गुरु ऐसे भारत नहीं बनेगा। प्रदेश सरकारों केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर गंभीर पॉजिटिव स्टेप उठाने होंगे, ना कि वोट बैंक की राजनीति के अंदर डूबकर सामाजिक सौहार्द और देश की आंतरिक सुरक्षा को दांव पर। वो ट्राइबल की बात करते हैं, लेकिन असम में जितने जो है चाय बागान में आदिवासी काम कर रहे हैं, वो जो है वो आदिवासी काम करने के बाद भी उनको जो है आदिवासी का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये असम डूब रहा है, लेकिन इनको जो है असम की चिंता नहीं थी, इनको जो है चिंता झारखंड की है। क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन की इतनी मजबूत आंधी चल रही है कि ये लोग भयभीत हो गए। संथाल परगना एक ऐसे भयावह स्थिति में है कि जो ग्रेटर बांग्लादेश बनने की स्थिति है वो संथाल परगना से उसकी शुरुआत हो रही है। और इस पर जब तक कि एनआरसी लागू नहीं हो जाएगा, आदिवासियों का जमीन हम उनको वापस नहीं लौटा देंगे, और जब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ खदेड़ कर नहीं भगा देंगे, भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। तो आपने हमारे नेताओं की बात सुन ली, और जो बातें आपने सुनी सब ने अपनी अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से बातें बोली, लेकिन एक दर्शक के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर आप क्या महसूस करते हैं? ऐसा लग रहा है कि हमारे कुछ नेता दीवार पर लिखी हुई इबारत को पढ़ नहीं रहे हैं। उनको या तो दिख नहीं रहा या देखना नहीं चाहते, या इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। वोट बैंक की सियासत कहीं ना कहीं आती है। तो आज हम 5 की पंचायत में इसी पर पंचायत करने वाले हैं, और इसलिए 5 प्रश्न भी हम पूछ रहे हैं। और वो 5 प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न ये है कि झारखंड में इस बार अवैध घुसपैठ बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। आपने जब नेताओं की बातें सुनी तो आपको लगा होगा, हालांकि बोल रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं है। दूसरा सवाल कि पश्चिम बंगाल में फिर से क्यों उठा घुसपैठ का, अवैध घुसपैठ का मुद्दा। आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बातें सुनी कि वहां पर किस तरह इसका असर पड़ रहा है। चुनाव हालांकि वहां 2026 में होना है। और इसके बाद तीसरा बड़ा सवाल कि अवैध घुसपैठ के पीछे मंशा क्या है, किस वजह से। एक तो होता है कि रोजगार की तलाश में आ गए या बेहतर जिंदगी की तलाश में चले गए, लेकिन क्या इसके अलावा कुछ और बड़ी मंशा है क्या? चौथा सवाल, अवैध घुसपैठ भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है? क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जो अवैध घुसपैठ है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित है। ये बात सही है कि सीमावर्ती राज्य जो हैं वहां पर इसका ज्यादा असर दिखाई पड़ता है, लेकिन पूरे भारत के लिए ये खतरा है। आपने सुना होगा जम्मू तक पहुंच गए रोहिंग्या शरणार्थी, तो खतरा तो वहां तक भी है। और साथ ही ये कि बांग्लादेश में तो उत्पीड़न करेंगे, और भारत के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठ, योजना क्या है, मंशा क्या है, कहां से इस योजना को, इस मंशा को खाद पानी मिल रहा है? करेंगे इसी पर सवाल जवाब। और हमारे साथ इसके लिए खास तौर पर आज खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है।
मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो संवाददाता, तो आपको दिख ही रहे हैं, प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से, सोमेश पटेल हमारे साथ झारखंड से जुड़े हुए हैं, साथ में हमारे साथ तुहिन सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत तुहिन जी। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मेरे साथी यहीं पर मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। सैयद जवाद जी, राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन कांग्रेस के समर्थन में बड़ी मजबूती सी बात रखने वाले, बहुत बहुत स्वागत सैयद जवाद भाई। साथ में विनय कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, झारखंड से जुड़ रहे हैं, जो हमें वो सच में बताएंगे कि ग्राउंड पर आखिर हो क्या रहा है। कुछ लोग जो झुठला रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये वास्तव में बड़ा मुद्दा है। विनय कुमार जी हमें बताएंगे कि क्या झारखंड में ग्राउंड जीरो की स्थिति क्या है। मैं तमाम अपने जो खास मेहमान हैं उनसे चर्चा करूं, उससे पहले जरा संवाददाताओं से अपडेट लेता हूं। पहले सोमेश पटेल आपके पास चलता हूं सीधे। सोमेश, ये बताइए कि इस बार झारखंड में ये मुद्दा ज्यादा सुनाई पड़ रहा है, या मैं अगर कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तमाम रेगुलर मुद्दे होते हैं उनमें अगर उनको छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में ये लग रहा है कि है निशिकांत दुबे जो कि सांसद हैं, उन्होंने इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी, यहां तक कि हाईकोर्ट ने भी सवाल इसके बारे में किया। उसके बावजूद कुछ नेता ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम झुठला रहे हैं, नहीं ये सब तो कुछ है ही नहीं, वो उधर है, असम में है, हमारे यहां कुछ नहीं है, इस तरह के बयान आ रहे हैं। जी जरूर लालचंद, आपको बताना चाहूंगा, झारखंड में 81 सीटों पर मतदान होना है और जो यहाँ पर जो तमाम राजनीतिक दल की पार्टियां तमाम यहाँ पर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। दूसरा तरफ झारखंड में जो सबसे बड़ा मुद्दा है बांग्लादेश घुसपैठ का, जो सांसद निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने ट्विटर पे एक आवेदन पोस्ट किया है जिसमें साफ तौर पे लिखा हो कि 2023 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने वहां के स्थानीय प्रशासन को एक आवेदन दिया था जिसमें साफ तौर पे लिखा था कि जो झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा है उस पर कार्रवाई करने को लेकर बात कही थी। दूसरी तरफ जो जीएमएम के नेता हैं यहाँ पर, उनसे जब हम बातचीत करते हैं बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर, उनका साफ तौर पे कहना होता है कि झारखंड में कोई भी बांग्लादेश घुसपैठ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ साहेबगंज का इलाका, पाकुड़ का इलाका, संथाल परगना में जो तमाम जो इस इलाके से रिपोर्ट निकल कर आती है बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर आती है, तमाम तो आदिवासी जो इलाका है वहां इलाके में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। आपको याद होगा जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था बांग्लादेश घुसपैठ हो रहे हैं झारखंड में। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज एक आंकड़ा भी हुआ है कि 15% मुस्लिम आबादी बढ़ी है, 11% बांग्लादेश घुसपैठ की आबादी यहाँ पर बढ़ी। सोमेश आपसे एक सवाल, इतने ठोस आंकड़े आप हमें दे रहे हैं, फिर भी जब कुछ नेता नकार रहे हैं, मुझे ये बताइए कि आम लोगों के बीच, खासतौर पर आदिवासियों के बीच, आपको ये मुद्दा कैसा लग रहा है कि क्या ये मुद्दा लोगों के जहन में है, आम लोगों के जहन में, आदिवासी आबादी के जहन में वहां पर? लालचंद, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है बांग्लादेश घुसपैठ का। साहेबगंज इलाके के जो आदिवासी जो लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आदिवासी महिलाओं को यहाँ पर जो बांग्लादेश से जो लोग आते हैं बहलाकर फुसलाकर शादी करते हैं और शादी करने के बाद उनको वहां से भगा देते हैं, उनकी जायदाद को रख लेते हैं। दूसरी तरफ आपको याद होगा जो पाकुड़ का इलाका, पाकुड़ इलाके में लगातार बांग्लादेश घुसपैठ का मामला देखने को मिलता था। वहां के स्थानीय लोग, आदिवासी लोग स्थानीय प्रशासन को शिकायत भी करते थे, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं होता था। वर्तमान में यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, तो तमाम इनके ऊपर बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर आरोप लगते रहे हैं। यहाँ पर हेमंत सोरेन सरकार है, इनसे जब हम बातचीत भी करते हैं, इस विषय पर पूछना भी चाहते हैं, तो इनके तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आता है। इनका साफ तौर पर कहना यही होता है कि राज्य में बांग्लादेश घुसपैठ नहीं हुआ है। तो कहना कि जिस तरह से आदिवासी इलाकों से जो तस्वीर सामने निकल कर आती है, रिपोर्ट निकल कर आती है, तो कहने के राज्य में बांग्लादेश घुसपैठ का मामला लगातार सुर्खियों में होता है। ठीक है। असली बात तो यही है कि लोकतंत्र में अगर जनता के दिमाग में जो बात बैठ गई ना, जनता ने अगर मान लिया कि हाँ ये समस्या है, तो फिर आप झुठलाते रह जाएंगे, जनता अपना फैसला करेगी। खैर, मैं फिलहाल चलता हूं प्रसेनजीत दा के पास। प्रसेनजीत दा, कल वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया और उन्होंने जो बात कही कि पहले रविंद्र संगीत की गूंज होती थी, अब बम धमाके की गूंज होती है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि जब घुसपैठिए आते हैं तो सिर्फ आबादी नहीं बदलती, बहुत कुछ बदल जाता है।
लालचंद, ये हिंदुस्तान के लोग जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि इन्फिल्ट्रेशन और रिफ्यूजी के बीच में, घुसपैठ और शरणार्थी के बीच में अंतर क्या है, तब तक इन लोगों को अब जो जगे हुए सोते हैं उसको आप कैसे जगाएंगे? बहुत अच्छा आपने बिल्कुल इस बात की है कि आप अंग्रेजी में अगर इस तरह से समझाए, हम अगर अंग्रेजी में इस तरह से समझाए कि पूरा यूरोप में आजकल इलीगल इमिग्रेशन बोल के एक क्या कहते हैं उसको, भय पैदा हो गया है पूरे यूरोप में। तो इलीगल इमिग्रेशन और इन्फिल्ट्रेशन, इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब यूक्रेन के लोग यूरोप में गए हैं, उसको इन्फिल्ट्रेशन या इलीगल इमिग्रेशन नहीं कहते हैं, उन्हें रिफ्यूजी कहते हैं। ये बात क्यों हमारे देश के लोग समझते नहीं है, ये मेरा समझ में नहीं आता है। कोलकाता में पिछले 35 साल पत्रकारिता करने के बाद ये समझना जरूरी है, इलीगल इमिग्रेशन और इन्फिल्ट्रेशन एक ही चीज है और जो रिफ्यूजी है वो अलग चीज है। दोनों को समझना चाहिए। अगर नहीं समझे, जो सोमेश जिस तरह से बात कह रहे थे, मैं उनसे जोड़ दूं कि बाबूलाल मरांडी की बात वो कह रहे थे, वो दुमका से है, और ये दुमका, साहेबगंज और जो पाकुड़, ये जो बंगाल से सटे हुए झारखंड की इलाका है, बांग्लादेश की सीमा से लेकर, मतलब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वहां से लेकर यहां तक लोग पहुंचते हैं। ये हकीकत है। ये समझाने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आ जाए मेरे साथ ग्राउंड जीरो में, मैं जाके दिखा दूंगा लालचंद। लेकिन वही बात है ना, आपने जो बात कही ना कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, जो जगा हुआ सोने का उपक्रम कर रहा है उसको कैसे आप जगा लेंगे, ये बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से कि ये पूरा मुद्दा उठा है प्रसेनजीत, आपको ये लग रहा है कि अमित शाह ने कल ये तो हिंट कर दिया है, जो हम देख रहे हैं कि झारखंड में सोमेश भी कह रहे हैं कि इस बार ये बड़ा मुद्दा बन रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि 2026 के चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा जो प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है इसको बनाने वाली है। नहीं लालचंद, जब 3 बजे आपसे मैं बात कर रहा था तो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, चेतावनी। ये कोई चुनाव की मुद्दा नहीं है, ठीक, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक वार्निंग है। क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति आज जो है वो कल बदल जाएगा, परसों बदल जाएगा, ऐसा कोई इशारा हमें नहीं मिल रहा है। और इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन बांग्लादेश जब तक इस तरह की स्थिति में रहे, वैसे ही पहले से इन्फिल्ट्रेशन के कारण हम पूरी तरह से परजुदस्त हो चुके हैं। और बांग्लादेश की अगर ऐसा स्थिति चलते रहे अगले 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, मुझे पता नहीं कितना दिन चलेगा जी, तो ये अगर चलता रहे तो ये चेतावनी है पूरे देश के लिए, ये वार्निंग है पूरे देश के लिए। और उसका पूरा जो प्रेशर बिल्कुल बंगाल में झेल रहे हैं, वो प्रेशर यहां से पूरा देश में फैल जाएगा बिल्कुल आने वाले दिनों में। बिल्कुल, और वो प्रेशर तो नजर आने लगा दादा, वो सब लोग महसूस करते हैं, भले हमारे कुछ नेता न करें। फिलहाल आपका और सोमेश, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड रिपोर्ट हमने अपने दोनों संवाददाताओं से ली कि झारखंड में ये कितना बड़ा मुद्दा। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश जुड़ने के लिए, और प्रसेनजीत आपका भी। बाकी हमारे पैनल मौजूद हैं, और जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने ली थी उसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं, फिर अपने सारे पैनल के पास आऊंगा और उस ग्राउंड रिपोर्ट को आगे बढ़ा रहा हूं विनय कुमार जी से। विनय कुमार सर, ये बताइए कि आपने अभी हमारे नेताओं की बातें भी सुनी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ा सीरियस मुद्दा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये कौन सा मुद्दा है, ये मुद्दा तो उधर असम वगैरह में कोई करते हैं इन्फ्लुएंसर, और ये कोई वैसा मुद्दा है नहीं, बिना मतलब का बीजेपी हवा खड़ा कर रही है। ये बताइए कि आपने ग्राउंड पर क्या महसूस किया। चुनाव को अभी छोड़ दीजिए, चुनाव को अभी माइनस कर दीजिए, ये बताइए कि लोगों के जेहन में, लोगों की जिंदगी में इस मुद्दे ने झारखंड में कितना बड़ा असर डाला है सर। देखिए, गंभीर मुद्दा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। जिनको भी थोड़ा सा राष्ट्र के प्रति प्रेम है, राज्य के प्रति प्रेम है, देश के प्रति प्रेम है, तो उनके लिए ये गंभीर मुद्दा है। क्योंकि ये डेमोग्राफी बदल रहा है, खास करके साहेबगंज का, पाकुड़ का, गोड्डा का, जामताड़ा का, जो संथाल परगना के जिले हैं, इन जिलों में आबादी का जो अनुपात है बदल रहा है। आदिवासी बड़ी तेजी से घट रहे हैं जी। पहले 46% आबादी था आदिवासियों का, आज घट के 28% हो गया। ये बिल्कुल ठोस डेटा है, आधिकारिक डेटा आप कह रहे हैं।
ये आधिकारिक डाटा है जनगणना के, सेंसस का रिपोर्ट है। सेंसस का रिपोर्ट है, कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है, कहीं कोई इसमें विवेचना कोई नहीं कर सकते हैं। जो भारत सरकार सेंसस करती है और अब तो और जो 2025 में सेंसस होगा उसमें और क्लियरिटी आ जाएगी और घटेगा, और घटेगा, निश्चित रूप से घटेगा। तो इन इलाकों में अगर आप घूमेंगे तो आपको स्पष्ट लगेगा कि इस इलाके में क्या परिवर्तन हो रहा है। और दूसरी तरफ क्या है कि जो बांग्लादेशी हैं, वो जो गरीब आदिवासी महिलाएं हैं, उनको अपने प्रलोभन में फंसाकर उनसे शादी कराकर वो सुरक्षित सीट से मुखिया वगैरह बनती हैं। तो मुखिया तो उनकी पत्नी रहती है, लेकिन अधिकार उनका होता है। तो इसके कारण एक वातावरण तैयार हो रहा है और ऐसे लोग और बांग्लादेशी को लाते हैं। जाहिर सी बात है कि एक बार जहां पहुंचे तो और लोगों को खींचते हैं। और नहीं, अगर वो उनकी पत्नी मुखिया बन जाती है, जो बांग्लादेशी है, अगर उनकी पत्नी मुखिया बन जाती है तो निश्चित रूप से उनके जमात के लोग आएंगे, उनके संपर्क के लोग आएंगे। ठीक है। और फिर तो उनको वोटर भी तो बनाना है, वोटर भी तो उनको बनाना है ताकि आगे वोट मिले। उसके अलावा जो सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं मिलती है, वो देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत में मुखिया वगैरह को बहुत पावर दिया गया है। ठीक है। मैं एक बात मैं लौटता हूं सर, मैं लौटता हूं आपसे और भी बहुत सारी चीजें हमें ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में जाननी है। और मुझे ये लगता है कि जो ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, कि मतलब उनका कार्ड बनवाना, उनको सुविधाएं देना, उनको वोटर बना लेना, ये सबसे पहले पश्चिम बंगाल में CPM, जो वहाँ पर वामपंथी सरकार होती थी, उसके बारे में कहा जाता है। और लगता है बहुत सारी पार्टियों ने, बहुत सारे नेताओं ने ये मॉडल अपना लिया है। लेकिन ये जो मुद्दा है सैयद जवाद जी, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट हैं वो क्या कह रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि हमारे कुछ नेता, हमारी कुछ पार्टियां अपनी राजनीति के हिसाब से इस पर रिएक्ट कर रही हैं सैयद जवाद जी, और कहीं न कहीं दीवार पर लिखी हुई साफ साफ इबारत को भी पढ़ने से बिल्कुल इनकार कर रही हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाल सिंह जी, और आपके सभी दर्शकों को और आपको जय हिंद, जय संविधान। जय हिंद। देखिए क्या है, जब से भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आई है, तीसरा टर्म हो गया है, और आपने देखा अचानक से ये मुद्दा उठाया गया। और 2019 से पहले सरकार झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की थी, तब ये मुद्दा क्यों इन्होंने नहीं उठाया? तब इनको ये मुद्दे उठाए नहीं उठाए। और कोची 2014 से सरकार इनकी है, फिर 2019 तक इनकी सरकार रही, वहां मुद्दे उस वक्त नहीं उठाए। और डेमोग्राफी जो है ना साहब, वो 1 साल 2 साल 5 साल में नहीं चेंज होती, लंबा वक्त लगता है। और जो आंकड़े अभी बड़े बड़े विद्वान पंडित यहाँ पर अभी ज्ञान की वर्षा कर रहे थे, मुझे हैरत ये हो रही है कि झारखंड बना कब है? साल 2000 में, साल 2000 में हुआ है, साल 2000 में हुआ है। 2000 के अंदर, जब 2000 के अंदर हुआ है, तो उससे लेकर के अभी तक की आबादी का रेशियो बिहार में कितने % थे और आज झारखंड में कितने % है? क्योंकि जब आप प्रदेश को विभाजित करते हैं, सीमाओं को विभाजित करते हैं, तो लोगों का घर थोड़ी ना विभाजित जाती, ना जनसंख्या जो लोग जहां पर होते हैं वहां पर आते हैं। जो जिले जो है झारखंड के अंदर होंगे वो झारखंड के अंदर आएंगे, आबादी के हिसाब से होते हैं। ठीक है, साइंटिफिक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़े से शाखा छाप लोग ज्ञान तो लेते नहीं है, लेकिन दिक्कत इनके साथ नहीं। बिहार में भी अभी सीमांचल में गिरिराज सिंह ने यात्रा निकाली थी। अरे गिरिराज सिंह तो बात दंगे और गुंडे की बात कर रहे हैं, लोगों को मारने काटने की बात कर रहे हैं, लोगों को दंगा ही बना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो मंत्री, उनके बच्चे पढ़ेंगे विदेशों में, ठीक है, उनके बच्चे जो है बड़ी बड़ी, उसका इस मुद्दे से क्या लेना देना है? सुनिए तो, और आम हिंदू मुसलमान के बच्चों को कह रहे हैं दंगा फैलाने वाली बात है, वो उनको दंगा ही बनाएंगे। इनसे तो राजनीति क्लियर हो जाएगी, वो बेचारे जो है कोर्ट के चक्कर लगाते घूमेंगे और आम जनमानस के बच्चों के पास रोजगार होगा। नहीं, यही सवाल फिर उनके ऊपर भी तो खड़े होंगे जो सबको पूछते फिरते हैं कि आप कौन जात हो भाई। उनके ऊपर भी तो ये सवाल होंगे कि भाई आप जो है दूसरों को फिर जातियों के नाम पर, वो उसको छोड़ दीजिए, अवैध घुसपैठ पर रहिए। अरे घुसपैठ का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। 10 साल सरकार का 11वां साल चल रहा है, तीसरा टर्म चल रहा है, और ये विश्वव्यापी है। जैसे अभी अमेरिका ने कहा कि भारत से बहुत ज्यादा घुसपैठी आ गए, उनको हम निकालेंगे। कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा भारतीय घुसपैठी है, उनको हम निकालेंगे। कौन सा वाला? ठीक है।
ये मुद्दा घुसपैठ का पूरे, अब देखिए भारतीयों को निकाला जा रहा है वहां से, कह रहे घुसपैठ करते हैं आकर के। अब यहाँ की गृह मंत्री और हमारी वित्त मंत्री कहती हैं हम भारत के अंदर ऐसा माहौल बना देंगे कि वहां से लोग यहाँ नौकरी करने आएंगे। अब आप पूछिए कितने लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ दी और दूसरे देशों में चले गए। फिर आप चले गए उस पर, मुझे लगता है अब रोहिंग्या वाली बात, अब केंद्र सरकार की, मैं वही कह रहा हूँ कि बार बार आप दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं। अरे हम सारे मुद्दे पे जाएंगे, देशव्यापी मुद्दा है ना ये। आज इस पर रहिए ना, बाकी मुद्दों पर किसी और दिन बात कर लेंगे। देश बड़ा है, जब बात को घुसपैठ पर नहीं बोलना है, मैं वही कह रहा हूँ कि बाकी मुद्दों पर हम किसी और दिन बात कर लेंगे। विदेश नीति पे, आर्थिक नीति पे, व्यापारिक नीति पे, शिक्षा नीति पर किसी और दिन बात कर लेंगे। थोड़ा बहुत तो देश की चिंता करो भाई। देश में अगर घुसपैठ मुद्दा है, लोगों की चिंता है, तो उसमें बोलने में क्या समस्या? मैं वही कह रहा हूँ कि भाई इस पर बोलिए। देश की चिंता जो है, देश की चिंता हमें पता है कैसी करी जा रही है। देश की चिंता करनी है तो आप घुसपैठ पर तो एक आध बार बोल दीजिए श्रीमान जी। ठीक है, ठीक है। आप अमेरिका चले गए। मैं वही कह रहा था कि बिल्कुल आज इस मुद्दे पर हमें रहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे सवाल जो सैयद जवाद जी ने उठाए हैं, तौहीन सिन्हा जी, तौहीन सिन्हा जी बोले। विषय पर बात नहीं, मैं आता हूँ अवधेश, मैं आपके पास आता हूँ। तौहीन सिन्हा जी, सैयद जवाद जी आपने जो सवाल उठाए हैं, मैं सीधे तौहीन सिन्हा जी से पूछता हूं। तौहीन सिन्हा जी सीधा सवाल यह है कि क्या झारखंड में जब आपकी सरकार थी तौहीन सिन्हा जी, तो क्या घुसपैठ नहीं हो रहे थे? ये सवाल है सैयद जवाद का, बताइए। नमस्ते लालचंद जी। नमस्ते। देखिए, पिछले 5 सालों में जितनी विकट हुई है, पहले कहीं उसकी तुलना जो है 5 साल पहले की स्थिति से नहीं की जा सकती है। अच्छा। आज आपको पता होगा कि झारखंड हाई कोर्ट ने जुलाई के महीने में विशेष एक निर्देश दिए थे कि 5 जिलों का नाम लिया था, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, और 2 जिलों का नाम लिया था, जिसमें विशेष तौर पर डीएम्स को चेतावनी दी गई थी कि अगर आप एक एक्शन प्लान नहीं बनाते हैं तो स्थिति अब कंट्रोल से बाहर होगी। और उस एक्शन प्लान को बनने से रोका हेमंत सरकार ने। तो किस प्रकार आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन की सीधी मिलीभगत है। मैं अभी पिछले सप्ताह रांची में था। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हेमंत सोरेन जो है वो आदिवासियों के नेता तो रहे ही नहीं, वो घुसपैठियों के नेता है आज। और सीधा जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रकार से जो है आदिवासी समुदाय को कम कर उनको घुसपैठियों को अधिकार देना एक प्रकार से एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर वहां पर प्रयोग हो रहा है। मैं वही कह रहा था कि सीपीएम ने जो एक मॉडल दिया ना, उसको कई पार्टियों ने अपना लिया है लगता है। मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्यों उठा रही है? सैयद जवाद जी, अभी आप कह रहे थे कि हमारे पैनल के लोग ज्ञान देते हैं। मुझे ये बताइए, हाईकोर्ट भी ज्ञान की बारिश कर रहा था क्या? हाईकोर्ट भी इस मुद्दे पर ज्ञान की बारिश कर रहा था, आपको लगा ऐसा? ये मुद्दा निशिकांत दुबे ने सदन के अंदर उठाया। तो आप क्यों नहीं दिए? जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं दिए? अरे जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं दिए आपकी सरकार ने 2011 के बाद से? और आपकी भी तो सरकार रही झारखंड में। अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या? अखबार नहीं पढ़ते आपकी सरकार से आपने मुद्दे उठा नहीं हुआ था। आज ही जो है 2025 में हो जाएगा। देखिए लालचंद जी, इस तरह से बहस नहीं होगी। मैं आ रहा हूं तौहीन सिन्हा जी, आपकी पूरी बात लूंगा, बिल्कुल आपकी पूरी बात। तौहीन सिन्हा जी को पहले बात पूरी करने दीजिए। सैयद जवाद जी आपने बात पूरी की, तौहीन सिन्हा जी की भी पूरी बात सुनते हैं, फिर आता हूं। तौहीन सिन्हा जी बताइए। देखिए, ये झारखंड तक ये समस्या सीमित नहीं है। ये सभी इंडी अलायंस के राज्यों में एक नीतिगत तरीके से ये हो रहा है। आपको मैं कुछ बयान आपको बता दूं, उससे आपको संकेत मिल जाएगा। ये भी बताइएगा कि आपने अपने शासित राज्य असम जैसे राज्य में क्या किया, इसके लिए बताइएगा जरूर। असम में 30,000 इलीगल माइग्रेंट्स को पिछले 7 वर्षों में डिपोर्ट किया गया, ये भी एक तथ्य है। को आइडेंटिफाई किया गया एनआरसी के जरिए, और 30,000 जो है इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया। आगे भी हम डिपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको कुछ बयान बता रहा हूं। महबूब अली जो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, क्या कहते हैं? 2027 में हमारी आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि देखते हैं आप कैसे जीतेंगे। फिराद हाकिम
जो कलकत्ता में जो बंगाल सरकार में ममता बनर्जी के खास मंत्री माने जाते हैं, 2016 का उनका बयान है जब पाकिस्तान के एक पत्रकार आए थे कलकत्ता, वो कहते हैं कि सारे बयान हैं, सारे बयान पब्लिक डोमेन में हैं। मुझे यहाँ पर अवधेश सर को लाने दीजिए डिस्कशन में। आता हूँ तो जी, लौट के आता हूँ सैयद जवाद जी। इरफान अंसारी, कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी, ठीक है, तौर पर यही ठीक है। तो जी वो सारे बयान है पब्लिक डोमेन में। ठीक है, मैं लौटता हूँ। अब मैं आपको एक आखिरी बात बता दूं। देखिए, ये बात कहते हैं कि बांग्लादेश से आपने बॉर्डर क्यों नहीं सील किया। आपको पता होगा कि मात्र 150 किलोमीटर का बॉर्डर जो है बंगाल में भी सील नहीं हो पाया, और उसका कारण यह है कि ममता बनर्जी वो जमीन बीएसएफ को नहीं दे रही है, सरकार को नहीं मुहैया करा रही है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री ने इस मुद्दे को फिर से जोर शोर से उठाया, ये हमने बताया भी। अवधेश सर, आपने अभी ये सारी बातें देखी, अभी हमने देखा कि बात उन्होंने कही कि नहीं ये सिर्फ वहीं पर क्यों चुनावी राज्यों में, लेकिन हमने देखा बिहार में अभी चुनाव नहीं होना है। बिहार में सीमांचल में अभी गिरिराज सिंह ने वो मुद्दा, उस चीज को लेकर के यात्रा निकाली। हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर ये मुद्दे हैं। पश्चिम बंगाल में तो 2026 में चुनाव होना है, तो चुनाव से अलग रोहिंग्या शरणार्थी जिस तरह के अपराध में संलिप्त हैं, जिस तरह की बातें आती हैं, वो तो जम्मू में उनके कैंप हैं, जम्मू तक कैंप हैं। तो सवाल यह है कि ये सिर्फ चुनाव का मसला तो नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टियां चुनाव के हिसाब से क्यों बोलती हैं इस पर? साहब, बिहार का जो सीमांचल क्षेत्र है जहां गिरिराज सिंह जी की यात्रा निकल रही है जी, आप भागलपुर से आगे जाएंगे, जरा घूम के आप आ जाइए। मैं तो कई बार गया हूं। किशनगंज में इस समय मुस्लिम बहुल है, 70% के आसपास, 67 से मुसलमान परसेंट हो, बिल्कुल 30-32, अब पता नहीं 2021 में। अब वही अगर 71 के पहले की आबादी देख लीजिए, और फिर आप देख लीजिए वहाँ क्या स्थिति रही। पूर्णिया है, कटिहार है, अररिया है, जहाँ पर विवाद उठा, उसके पहले अररिया में ही थोड़ा फारबिसगंज है। वो पूरा इलाका बांग्लादेशी घुसपैठियों से भरा पड़ा है, और वो वहाँ से लेके नॉर्थ ईस्ट वहीं से शुरू हो जाता है। आगे से आप जाएंगे तो चिकन नेक जो वगैरह का वो तो आगे से शुरू हो जाता है वहाँ से। बंगाल भी उससे लगा हुआ है पूरा। आप तो घूमेंगे, जब जाएंगे किशनगंज में तो आप कटिहार में, तो आपको बांग्लादेश का और दोनों का बॉर्डर है वहाँ लगा। मैं कटिहार का तो अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। 2009 में मैं चुनाव की रिपोर्टिंग करने गया, डीएम ऑफिस गया, तो पता चला 27% अल्पसंख्यक आबादी, मुस्लिम आबादी। और 5 साल बाद 2014 में गया तो उसी डीएम ऑफिस से मैं ही गया था, बताया 43% आबादी। तो ये इस प्रकार से जो वृद्धि हुई है। और आप बंगाल में देख लीजिए ना, बंगाल में जब 1951 में जब विभाजन हो गया, पहले का छोड़ दीजिए, तो 15.85% मुसलमानों की आबादी थी जी, और उसके बाद जो बढ़ना शुरू हुआ है 1971 आते आते 20.46%, और आज की तारीख में तो 35+, 35+। और आज जो है मैंने घोषित रूप से तो 2011 में जनगणना बता रही 27.1 मान ली, लेकिन सारे 29-30%, 33% आबादी हो गई है जी। और उसी के अनुपात में हिंदुओं का देखेंगे तो परसेंटेज लगातार घटता गया है। झारखंड में आप देखिए तो ठीक है, इस समय हिंदू आबादी 67% के आसपास है, ठीक है, लेकिन 2011 के भी जनगणना आप देखेंगे, अगर 2011 के जनगणना के हिसाब से तो मुसलमानों की आबादी लगातार 51 से लेके वहां के मतलब उस पार्ट का वहां भी बढ़ता गया। और रांची का तो विचित्र हो गया, रांची में 2.5% मुस्लिम आबादी बढ़ गई हिंदुओं से। रांची हिंदू बहुसंख्यक शहर था, वो बदल के अब मुस्लिम बहुसंख्यक शहर हो गया। अच्छा जी, यानी अब वहां पर वो 50% से ज्यादा हो गए। अच्छा, ठीक है। वहां 52.55% मुस्लिम है। अच्छा, ठीक है। और आपकी 47.45% रह गया है। और जामतारा जो ये बात करे, देखिए संथाल परगना, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, ये सब ऐसे। लेकिन अवधेश सर, हम लोग अभी हंस रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा बनने वाला है। सुनिए, ये क्या है कि एक आने वाले भविष्य की चिंता की जो छटपटाहट होती है ना, तो आपको कई प्रकार से हंसी निकलती है। हाँ, वो मतलब हंसी के भी कई प्रकार होते हैं, ये बात सही है। बनाई जा रही है। देखिए, मुसलमान रहे, हिंदू रहे, भारत देश है, सबके लिए सबका रहना सही बात, लेकिन कोई आबादी अनुपातिक रूप से बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ रही है, और उसमें विदेश से आए हुए लोगों की संख्या अगर है जो कि लीगल नहीं है, तो ये तो डरावनी स्थिति है ना। बिल्कुल डरावनी स्थिति है। और इसके पीछे ये मुद्दे जो है, देखिए ये मुद्दे ममता बनर्जी ने तो स्वयं जो है लोकसभा में 2005 में ये मुद्दे उठाए थे, कागज उठा के सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष से फेंका था
ठीक कि है। ये पश्चिम बंगाल की जो वामपंथी सरकार है घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है बिल्कुल। और इनको वोटर लिस्ट में शामिल कर रही है, हमको उठाने दिया उसके जाए। पहले कोलकाता के रोड पर भी उन्होंने वो निकाली थी सत्ता मार्च। में आने के बाद चूंकि वोट चाहिए और जो भी मारधार हो रही है ना, देखिए आम बंगाल के जो मुसलमान है ठीक है। उनसे वहां लड़ाई नहीं है, ठीक है। लेकिन बांग्लादेशी जो घुसपैठी आए हुए हैं बिल्कुल वो इतने उनका गड़ासन काट बन गया, वो इतनी बड़ी संख्या में है कि बम पिस्तौल जो भी हो रही है लड़ाई चुनाव में मार काट में उनकी बड़ी भूमिका रह रही है। ठीक है, मैं लौटता हूं। आप सभी से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सैयद जवाद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल, और सभी के पास मैं आऊंगा और खासतौर पर यह भी बात करूंगा कि क्या इसके पीछे कोई योजना भी है, मंशा भी है, इसलिए ये डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ बांग्लादेश में तो आप उत्पीड़न करते हैं, दूसरी तरफ आप भारत में घुसपैठ भी करते हैं। क्या कहीं कुछ सोच है, कोई विचार है इसके पीछे? इस पर करेंगे चर्चा। अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर 5 की पंचायत में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं आज की, ये घुसपैठ, अवैध घुसपैठ कितना सीरियस, कितना बड़ा मुद्दा है, इसके क्या खतरे हैं। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से जरा विनय कुमार जी के पास चलता हूं। विनय कुमार जी, मैं आ रहा हूं, सैयद जवाद जी आ रहा हूं आपके पास। विनय कुमार जी, ये बात हुई कि भाई ज्ञान की बड़ी बारिश कर रहे हैं आप वहां से। ये बताइए कि जो तौहीन सिन्हा जी कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में ये मुद्दा ज्यादा वहां पर सीरियस हुआ है, आपको क्या लगता है कि 5 साल पहले ये कितनी बड़ी समस्या थी और पिछले 5 सालों में कितनी बड़ी समस्या बनी है सर? नहीं, देखिए, इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। भाई, भारत देश जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश, ठीक, सबको इसकी चिंता करनी चाहिए कि दूसरे देश से आके हमारे देश में हमारी संपत्ति पर अधिकार कर रहे हैं, बिल्कुल, हमारी माँ बेटियों पर अधिकार कर रहे हैं, वहां का जनसंख्या बदल रहे हैं, तो इसकी चिंता सबों को करनी चाहिए। और मुझे लगता है इसको राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए तमाम दलों को। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम अमेरिका की क्यों बात करें, हम कनाडा की क्यों बात करें, हम अपनी बात करें। हमारा देश कैसे मजबूत होगा, हमारा प्रदेश कैसे मजबूत होगा, झारखंड कैसे मजबूत होगा, बांग्लादेश कैसे मजबूत होगा, बांग्लादेश कह रहे पश्चिम बंगाल कैसे मजबूत होगा। भाई, बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं तो हमारे संसाधनों पर हक जमा रहे हैं, हमारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ कब्जा जमा रहे हैं, तो इसके लिए सबों को चिंता करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं। हम अगर आरोप करावे आज हेमंत सोरेन पर, हेमंत सोरेन आरोप करावे बीजेपी, ये नहीं होनी चाहिए। जो भी सरकार, देखिए जनता जो है, जनता मालिक है और जनता सरकार चुनती है। हर व्यक्ति को इस देश में, चाहे वो बिरला हो, टाटा हो या आम आदमी हो, सबको एक वोट की कीमत है। एक वोट सबकी ताकत है और उस ताकत से एक सरकार बनती है। सरकार क्या होना चाहिए, सरकार परोपकारी होना चाहिए, जनता के हित वाली होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दुख दर्द को समझे, ठीक यहाँ है, के लोगों की तकलीफ को समझे, ठीक यहाँ है, घुसपैठ हो रहा है तो उसको रोके, यहाँ के लव जिहाद यहाँ न हो, इसकी चिंता होनी चाहिए। आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो ऐसे नेता और ऐसे जमात हैं जो कहते हैं नहीं ये कुछ होता ही नहीं है। ये जो डिनाइल मोड है ना सर, ये डिनाइल मोड बहुत खतरनाक मोड है, ये डिनाइल मोड। अगर आप प्रेम से शादी करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लव जिहाद क्या हो रहा है, आप अपनी धर्म को छिपा के लड़कियों को फंसा के विवाह जब करते हैं तो यह चिंताजनक बात है। पहले जमाने में इंदिरा गांधी फिरोज गांधी से शादी की, कहा उसकी बता के करें, बिल्कुल बॉलीवुड में बहुत सारी शादियां हुई हैं, बता के हुई हैं। ठीक है, आ रहा हूँ धर्म छिपा के, अपना नाम छिपा के, फंसा के, ये चिंता की बात है। और इसके लिए चाहे कोई समाज हमारा जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको इस पर सबकी चिंता होनी चाहिए। लौटता हूं सर, ठीक है, सबकी चिंता होनी चाहिए। सैयद जवाद जी,
सैयद जवाद जी, ये चिंता तो सबकी होनी चाहिए, इसमें फिर सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं हमारे कुछ नेता, हमारे कुछ लोग, हमारे बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? ये तो सबकी चिंता होनी चाहिए कि जो बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं वो सभी का हिस्सा मार रहे हैं, और वो अगर क्राइम करके क्राइम का ग्राफ अगर बढ़ता है, जो कि डेटा है, उससे तो फिर सभी को परेशानी होगी, जो भी यहां पर रहते हैं, वो चाहे कोई भी रहे, हिंदू रहे, मुसलमान रहे या कोई भी रहे। सैयद जवाद जी। तो विनय कुमार जी बड़े वरिष्ठ हैं, आप भी वरिष्ठ हैं, और बाकी जो अवधेश सर हैं वो भी बड़े वरिष्ठ हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि झारखंड सरकार के ऊपर तो सवाल लगातार हो रहे हैं, झारखंड सरकार, ठीक है, और अभी तो बिहार सरकार का भी लिया। बिहार में सरकार किसकी और किसके समर्थन से चल रही है और कितने सालों से चल रही है, देख रहे थे और 10 साल हो गए सरकार को। मैं कह रहा हूं तीसरा टर्म है, 11 साल में आपने कितने रोहिंग्या को बाहर निकाला? एक डेटा के अनुसार खास तौर पर है कि 40,000 रोहिंग्या जो है वो पूरे भारत में है, जिसमें दिल्ली में भी है, आपने जम्मू का जिक्र करा, जम्मू में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, और तमाम और जिलों के अंदर उत्तर प्रदेश में भी है। 40,000 के आसपास संख्या आपने जो आंकड़े जो मैं देख पाया, समझ पाया, चीज हो पाया। लेकिन इन साल में जितने हल्ला गुल्ला शोर केंद्र सरकार ने मचाया है, ठीक है, समय की कमी है, इसलिए आपके सवाल को सीधे तुहिन सिन्हा जी के पास ले चलता हूं। तुहिन सिन्हा जी, सीधा जवाब दीजिएगा। कह रहे हैं बिहार में तो आप सरकार में पार्टनर है, वहां क्या किया आपने? देखिए, झारखंड में हमने घोषणा कर दी है कि एनआरसी आने वाला है। बाकी भी जहां जहां हमारी राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों को और अग्रेसिवली जो है घुसपैठियों को रोकने का काम करना होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और असम से जो है वो जो मॉडल है वो असम के मॉडल को अपनाए, जो अभी आप देख लीजिए पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध है। 30,000 इलीगल माइग्रेंट को भेजा गया, अब क्यों परेशान है? देखिए, ये इनकार, ठीक है। एक बड़ा सवाल आपका था, उसका उत्तर भी मैं दे दूं कि जल्दी से कोई मंशा है, क्या कुछ लोगों की मंशा है? हाँ, ये सवाल मैंने पूछा था कि मंशा क्या है, योजना क्या है? कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग है, कांग्रेस पार्टी समय की कमी है, समय की कमी है, कार्यक्रम में समय की कमी है। अवधेश सर, एकदम छोटा सा ये आपसे जानना चाहूंगा, क्या कोई योजना है इसके पीछे, कोई मंशा है? नहीं, देखिए, ये मनसा बिल्कुल स्पष्ट है इस समय। मनसा में कहीं कोई समस्या नहीं। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि आने वाले 10 साल में जो स्थिति हो रही है, 18 वर्ष की आयु सीमा है, अनेक राज्यों में बीजेपी का सत्ता में आना कठिन हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। आज आप 18 वर्ष से केवल आप कटा के कर दीजिए 14 वर्ष, आप देखिए क्या स्थिति वोटिंग की हो रही है। तो वो तो एक मंशा है, दुर्भाग्यपूर्ण मंशा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो समाजवादी पार्टी के नेता के बयान का वो जिक्र कर रहे थे? साहेबगंज के राजमहल क्षेत्र में, ठीक है, गंभीर मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे पर सभी को सोचना पड़ेगा। समय की कमी है, इसलिए मुझे यहाँ पर इस आज की 5 की पंचायत को यहीं पर रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुहिन सिन्हा जी जुड़ने के लिए, सैयद जवाद जी, विनय कुमार सर, साथ में अवधेश कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस चर्चा में। हम लोग फिर कभी इस चर्चा को, ये गंभीर चर्चा है, आगे फिर जरूर कभी बढ़ाएंगे। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। नमस्कार।